हेलो दोस्तों। पिछली कक्षा में हमने छत्तीसगढ़ का भूगोल का अध्ययन किया और मैंने उस समय कहा था आपको कि हम छत्तीसगढ़ का भूगोल और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ का इतिहास इसको पैरेलल चलाएंगे, क्योंकि हमें 60 दिन में प्रीलिम्स को टारगेट करना है। इसलिए ये जरूरी है कि साथ में कई सब्जेक्ट चले। तो इसी क्रम में हम आज छत्तीसगढ़ के इतिहास को अध्ययन करेंगे। उसका आज मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा कि इतिहास पढ़ना कैसे है। देखो, जो छत्तीसगढ़ का इतिहास है, छत्तीसगढ़ का इतिहास सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में, प्रीलिम्स एग्जाम में आपको 7 से 8 क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेंगे, है ना। तो हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि हमको इतिहास पढ़ना कैसे है। ऐसे तो देखो, हम लोग इतिहास को 3 भाग में बांट के पढ़ते हैं, है ना। एक होता है आपका प्राग ऐतिहासिक काल, एक होता है आपका आद्य ऐतिहासिक काल, और एक होता है आपका आधुनिक इतिहास। ये मुख्य रूप से 3 भाग में हम लोग बांट देते हैं, ठीक है। अगर छत्तीसगढ़ के संदर्भ में देखोगे तो आद्य ऐतिहासिक काल के कोई भी साक्ष्य यहाँ नहीं मिलते हैं, ठीक है। इस आधार पे तो हम विभाजन जब देखेंगे, बाद में हम देखेंगे कैसे हम बांटे हैं, कौन से राजवंश को हमको प्रागैतिहासिक में पढ़ना है, किसको आधुनिक में पढ़ना है, प्राचीन में, मध्य में, आधुनिक में किसको पढ़ना है, वो तो हम देखेंगे। लेकिन आज हम एक ओवरव्यू में देखते हैं कि कौन सा राजवंश कहाँ शासन करता था। आपको मोटा मोटा ये जानकारी हो जाए आज कि किस राजवंश की जानकारी कहाँ से मिलती है और किस क्षेत्र में उसका शासन क्षेत्र रहा है और उसका क्रम क्या रहा है, तो उसके बारे में चर्चा आज हम करेंगे। देखो, जिस तरीके से हम भारत का इतिहास पढ़ते हैं ना, सेम उसी तरीके से हम छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ेंगे। तो जब आप भारत का इतिहास पढ़ते हो तो सबसे पहले आप क्या पढ़ते हो? सबसे पहले आप पढ़ते हो प्रागैतिहासिक काल, है ना। प्रागैतिहासिक काल पढ़ते हो आप, और प्रागैतिहासिक काल में भी आप मुख्य रूप से 3 चीजें पढ़ते हैं। पहला आप पढ़ते हैं पाषाण काल, स्टोन एज, फिर आप पढ़ते हैं ताम्र युग, ब्रॉन्ज एज, फिर आप पढ़ते हैं लौह युग। तो हम छत्तीसगढ़ में भी प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण काल, ताम्र युग और लौह युग के बाद बारे में पढ़ेंगे। फिर आप याद करो, दूसरे नंबर में आप भारत के इतिहास में पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। तीसरे नंबर में आप पढ़ते हैं वैदिक काल। वैदिक काल को भी आप 2 भाग में बांट के पढ़ते हो। पहला पढ़ते हो आप ऋग वैदिक काल, और दूसरा आप पढ़ते हैं उत्तर वैदिक काल, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं, सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य छत्तीसगढ़ में नहीं मिलते, इसीलिए छत्तीसगढ़ में सिंधु घाटी सभ्यता को हमको नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं मिलते? उसका रीजन ये है कि ये समझिए आप, मोटा मोटा ये भारत है, ठीक है। छत्तीसगढ़ यहाँ कहीं पे है, और सिंधु घाटी सभ्यता के अगर स्थलों का की आपको यदि जानकारी होगा तो त्रिभुजाकार आकृति में सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल है इन क्षेत्रों में रहे, जिसमें छत्तीसगढ़ शामिल नहीं, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता हम छत्तीसगढ़ में नहीं पढ़ते। दूसरा, वैदिक काल। वैदिक काल के भी कोई खास साक्ष्य हमको छत्तीसगढ़ में नहीं प्राप्त होते। ऋग वैदिक काल का तो कुछ भी नहीं मिलता। उत्तर वैदिक काल के बारे में कुछ चीजें हैं ब्राह्मण ग्रंथों में या वैदिक साहित्यों में, थोड़ी बहुत जानकारी है। तो हमको उत्तर वैदिक काल यहां पर पढ़ना है, ठीक है। अब जैसे ही वैदिक काल खत्म होगा, हमको अगला पढ़ना है महाजनपद काल। तो चौथे क्रम में हम पढ़ेंगे महाजनपद काल।
अब महाजनपद काल के बाद आप देखते हैं भारत के इतिहास में कि साम्राज्यों का उदय होना प्रारंभ होता है। तो 5वें नंबर पे आता है मौर्य का। मैं मौर्य साम्राज्य की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं मौर्य काल की। ठीक है, मौर्यों ने छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष रूप से शासन नहीं किया है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। जैसे अशोक के मुख्य रूप से साक्ष्य यहाँ देखने को मिलते हैं। सीता बेंगरा की गुफा है, जोगी मारा की गुफा है, कपाटपुरम है ना, यहाँ पे कुछ कुछ अशोक के साक्ष्य मिलते हैं। तो इस आधार पे हमको मौर्य काल को पढ़ना पड़ेगा। अब एक बात समझिए, ठीक है, देखिए, जब मौर्य शासन का पतन हुआ, जब मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ, तो भारत का जो साम्राज्य था, केंद्रीकृत सत्ता इन्होंने स्थापित करके रखी थी। और जब मौर्य साम्राज्य का पतन होता है तो भारत फिर से टुकड़ों में टूटना शुरू होता है। और जब टुकड़ों में टूटता है तो इस जो मौर्य साम्राज्य था उसके दक्षिण में सातवाहन वंश का उदय होता है, उत्तर में शुंग वंश का उदय होता है, पश्चिमोत्तर भारत में यवनों का उदय होता है, और पूर्वोत्तर भारत में पूर्व में चेदी वंश का उदय होता है। ठीक है, भारत का इतिहास आप पढ़ेंगे जब, मौर्यों के पतन के बाद भारत में आपको ये स्थिति देखने को मिलेगी कि उत्तर भारत में शुंग वंश, पश्चिमोत्तर में यवन, दक्षिण में सातवाहन वंश और पूर्व में चेदी वंश। अब अगर आप यहाँ देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में शुंग वंश का कोई साक्ष्य नहीं है, चेदी वंश का कोई साक्ष्य नहीं है, यवन वंश का कोई साक्ष्य नहीं है, लेकिन सातवाहन वंश के साक्ष्य छत्तीसगढ़ में मिलते हैं। तो हमको मौर्यों के पतन के बाद छत्तीसगढ़ में पढ़ना होगा सातवाहन वंश के बारे में। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब देखो आगे बढ़ोगे जब, तो जब सातवाहन वंश का पतन होगा, ठीक है, इसको अलग समझते हैं हम। देखो ये छत्तीसगढ़ है, ठीक है। अब देखो सातवाहन वंश का जब पतन होगा तो आप समझना, यहां पर है पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र में शासन है गुप्त वंश का। ठीक है, पाटलिपुत्र में शासन है किसका? गुप्त वंश का। ये जो एरिया दिख रहा है यहाँ पे, ये वर्तमान का नागपुर, उस समय का नंदीवर्धन, यहां पर शासन है वाकाटक राजवंश का। ये उड़ीसा में एक जगह है कोरापुट, और ये बस्तर में अभी का भोपालपट्टनम है ना, बस्तर में अब भोपालपट्टनम बोला जाए तो बीजापुर में अभी वर्तमान में है ना, ये पुष्करी, यहां पे शासन था नलवंश का। ठीक है, 3 क्षेत्रों में इस प्रकार से शासन रहा है। ठीक है, उस समय इस क्षेत्र को कांतर या महाकांतर बोला जाता था। ये जो बस्तर वाला क्षेत्र है ये कांतर या महाकांतर कहलाता था। तो पाटलिपुत्र में केंद्रीय सत्ता में बैठे हुए गुप्त वंश के शासक, नंदीवर्धन महाराष्ट्र में बैठा हुआ वाकाटक वंश, और छत्तीसगढ़ कहीं ना कहीं जो ये वाला हिस्सा है, दक्षिण कोसल वाला जो हिस्सा है, आप समझिए इस तरीके से, ये दक्षिण कोसल है ना, ये दक्षिण कोसल, और ये क्या है? महाकांतार या कांतार। ठीक है, तो इस वाले क्षेत्र में शासन है वाकाटक वंश का, इस वाले क्षेत्र में शासन है नल वंश का, महाकांतार में, और यहाँ पर बैठे हुए हैं तो गुप्त वंश के लोग पाटलिपुत्र में। तो जब गुप्त वंश का शासक हुआ समुद्रगुप्त, और आपको पता होगा समुद्रगुप्त ने एक अभियान किया, दक्षिणापथ अभियान। जब विश्व विजय करने निकला था तो इसने दक्षिणापथ अभियान किया। उसी दौरान इस प्रकार से वो छत्तीसगढ़ आता है,
और छत्तीसगढ़ आता है तो वाकाटक वंश का एक शासक होता है महेंद्र सेन, उसको परास्त करता है। नल वंश का एक शासक होता है व्याघ्र सेन, ठीक है, उसको परास्त करता है। सॉरी, व्याघ्र सेन बोल रहा हूं, व्याघ्रराज उसको पराजित करता है। कौन? समुद्रगुप्त। तो इसका जो दरबारी था समुद्रगुप्त का, हरिसेन, वहां से ये जानकारी मिलती है। तो इसीलिए हमको अगले क्रम में एक साथ पढ़ना पड़ेगा आपको वाकाटक वंश, नल वंश और गुप्त वंश। गुप्त शासकों ने प्रत्यक्ष रूप से तो छत्तीसगढ़ में शासन नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से संबंध रहा है। वाकाटकों से तो सीधा सीधा वैवाहिक संबंध स्थापित किया इन्होंने, है ना। तो हमको गुप्त वंश को पढ़ना पड़ेगा। ये तीनों समकालीन राजवंश है, तो इनको तो हमको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखो फिर से छत्तीसगढ़ बना लेते हैं। देखो आगे समझते हैं, कुछ और आगे का आते हैं, इसके आगे निकलते हैं हम लोग, है ना। देखो जगह को ट्रेस करना है हमको। एक अच्छा मैप बना लेते हैं। देखो यहां पर एक जगह है, इसको बांट लिया जाए पहले, है ना, ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो यहाँ पे ये जगह है आरंग, ये जगह है आरंग, ठीक है। ये जगह है देवभोग, अभी का देवभोग, लेकिन उस समय का देवभोग। ये जगह है परथला, अभी जगह ट्रेस करो। ये आरंग, रायपुर का आरंग, ये गरियाबंद में देवभोग, अभी का देवभोग, ये परथला, ठीक है। देखो ये उड़ीसा में एक जगह है संबलपुर, ये एक जगह है सारंगढ़, ये बिलासपुर का मल्हार, ठीक है। संबलपुर, सारंगढ़, मल्हार। यहाँ पर महासमुंद में है सिरपुर, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पे एक पर्वत श्रेणी है, इस प्रकार से ऐसे गई हुई है। ये है, ये मैकल हो गया, ये मैकल। ये जो जगह है, ये है अमरकंटक, ठीक है। ये जगह हो गया अमरकंटक। यहाँ पे एक जगह है उड़ीसा में बालांगीर, इसके आगे जाओगे तो यहाँ पे एक जगह है भुवनेश्वर, ठीक है। बालांगीर, ये भुवनेश्वर। तो देखो रायपुर में आरंग, देवभोग, ये उड़ीसा में परथला, सिरपुर, ये संबलपुर, सारंगढ़, मल्हार, ये सिरपुर, ये बालांगीर, ये भुवनेश्वर, ये अमरकंटक, मैकल के पास अमरकंटक, ठीक है। देखो इसके आगे यहाँ पे आ जाओ, ये हो गया आपका पाली, ठीक है। ऊपर क्या हो गया? पाली। यहां पर आप आओगे, यहाँ पे एक जगह है बालाघाट, ठीक है। यहाँ पे एक जगह बालाघाट, ये आपका यहाँ दुर्ग, ये कवर्धा,
सिर्फ जगह को ट्रेस करना है अभी, है ना। यहाँ पे आओगे तो ये हो गया आपका बारसूर, यहाँ पे ये हो गया आपका सिहावा, और यहाँ पे कांकेर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है ना, हमको जगह ट्रेस करना है। एक बार जगह ट्रेस कर गए तो फिर सारी चीज अपने आप बननी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो देखो फिर से मैं बता रहा हूँ, जगह को अच्छे से ध्यान रखना। ये रायपुर में आरंग, देवभोग, ये परथला, उड़ीसा में परथला। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, ये संबलपुर, सारंगढ़, मल्हार, ये सिरपुर। ठीक है, यहाँ आ जाओ अमरकंटक, ये हो गया अमरकंटक, मैकल में, मैकल श्रेणी के पास ही क्या है, अमरकंटक। इसके बाद आगे आओ, ये हो गया आपका सिरपुर के आगे आओ बालांगीर, बालांगीर और भुवनेश्वर। ठीक है, ये हो गया आपका बालाघाट, ये हो गया आपका दुर्ग, ये हो गया आपका पाली, ये हो गया कवर्धा, ये हो गया सिहावा, कांकेर, और ये हो गया बाढ़। तो ये जगह समझ लो पहले, कौन सी जगह कहाँ है। अब एक चीज समझो, देखो ये जो आरंग दिख रहा है आपको, ये आरंग, यहां पर शासन था राजर्षि तुल्यकुल वंश का। ठीक है, यहां शासन किसका, राजर्षि तुल्यकुल वंश का। ये जो क्षेत्र दिख रहा है आपको, ये परथला देवभूमि, यहां पे शासक था पर्वत द्वारक राजवंश का, पर्वत द्वारक राजवंश का। ये जो संबलपुर, सारंगढ़, मल्हार, ये वाला एरिया दिख रहा है जो आपको, ठीक है, ये, और थोड़ा सा सिरपुर भी ले लो आप, सिरपुर में भी रहा है थोड़ा बहुत शासन। ये रहा सरबपुरी राजवंश। ठीक है, संबलपुर, सारंगढ़, मल्हार और थोड़ा सिरपुर, ये हो गया सरबपुरी राजवंश। अब आगे बढ़ो, ये जो अमरकंटक है, यहाँ पर थे मैकल के पांडु। मैकल के पांडु कहाँ, अमरकंटक में। यही मैकल के पांडु आगे जाएंगे कहाँ, सिरपुर, यहाँ सिरपुर आएंगे। तो ये हो गए सिरपुर के पांडु, और यही सिरपुर के पांडु बाद में हो जाएंगे सोमवंश। जब शैव धर्म अपनाएगा इनका एक शासक, तो ये कहलाएंगे सिरपुर के पांडु से सिरपुर के सोमवंश। ठीक है, यहीं से ये आगे बढ़ेंगे तो ये यहाँ पे बालांगीर पहुंचेंगे, भुवनेश्वर पहुंचेंगे, और यहाँ से ही हम पढ़ेंगे उड़ीसा के सोमवंश, उड़ीसा के सोमवंश। इन्हीं के लोग आगे जाके फिर से पहुंचेंगे कहाँ, सिहावा और कांकेर। पहले सिहावा, फिर बाद में शासन क्षेत्र बनाएंगे अपना कांकेर। तो यहाँ हम पढ़ेंगे कांकेर के सोमवंश। ठीक है, फिर क्या पढ़ेंगे, कांकेर के सोमवंश। एकदम क्रम से समझना है। देखो, सबसे पहले आरंग में राजर्षि तुल्यकुल वंश, उसके बाद देवभोग और परथला, इस क्षेत्र में पर्वत द्वारक राजवंश। यहाँ पे एक नदी बहती है, तेल नदी घाटी के आसपास इनका शासन क्षेत्र हुआ करता था। तो ये पर्वत द्वारक राजवंश हो गए। इसके बाद देखो हम आगे बढ़े, संबलपुर, सारंगढ़, मल्हार, ये वाला जो क्षेत्र है, और थोड़ा सिरपुर में भी है ना, यहाँ पे शासन करेंगे कौन, सरबपुरी राजवंश। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़े हम मैकल के पांडुवंश, यही सिर्फ इन्हीं की एक शाखा आगे बढ़कर सिरपुर के पांडु या बाद में सिरपुर के सोमवंश बनेंगे। यही आगे बढ़ के जाके बालांगीर, भुवनेश्वर क्षेत्र में जब शासन करेंगे तो उड़ीसा के सोमवंश कहलाएंगे, और ये इन्हीं की एक शाखा आएगी कहाँ, सिहावा, कांकेर क्षेत्र में, और ये कहलाएंगे कांकेर के सोमवंश। ठीक है, अब देखो कांकेर के सोमवंश यहाँ तक समझ आया। अब देखो ये जो बालाघाट वाला क्षेत्र है ना, ये बालाघाट वाला क्षेत्र, और यहाँ से ये दुर्ग वाला क्षेत्र, इस क्षेत्र में शासन करेंगे शैलवंश। एक नया राजवंश है क्या, शैलवंश। बालाघाट और दुर्ग वाला क्षेत्र में शासन कौन करेंगे, शैलवंश के लोग। ठीक है, ये जो पाली दिख रहा है, यहाँ पाली, ये पाली जो दिख रहा है, ये पाली वाले क्षेत्र में बाण वंश, पाली के बाण वंश। ये जो कवर्धा दिख रहा है आपको, ये जो कवर्धा वाला एरिया दिख रहा है, कवर्धा, यहाँ पे आएंगे हरि नागवंश,
है ना। यहाँ छोटा नागपुर का पठार है, इस क्षेत्र से ही कलचुरी लाके उनको यहाँ बैठाते थे, यहीं पे चिल्फी घाटी है, यहाँ पे आक्रमण ना हो इसके लिए फड़ी नागवंश यहाँ पे है ना, कवर्धा के फड़ी नागवंश। और ये जो बारसूर है, इस बारसूर वाले क्षेत्र में शासन करेंगे छिंदक नाग वंश। ठीक है, बारसूर वाले क्षेत्र में छिंदक नागवंश। तो ये समझ में आया, ये क्लियर हुआ कौन कहाँ शासन करेगा। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ क्योंकि जरूरी है ना इसको समझना। देखो, आरंग में राजर्षि तुल्य कुलवंश, आरंग में राजर्षि तुल्य कुलवंश, आरंग में राजर्षि तुल्य कुलवंश। फिर देवभोग तेल नदी घाटी से लेकर परथला तक पर्वतद्वार का राजवंश। ठीक है, इसके बाद संबलपुर, सारंगगढ़, मल्हार और थोड़ा सा सिरपुर, यहाँ पे सरबपुरी राजवंश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आगे देखो, ये मैकल श्रेणी है, ये मैकल श्रेणी, यहाँ अमरकंटक, यहाँ पर मैकल के पांडु, यही आगे बढ़ के जाएंगे सिरपुर तो क्या कहलाएंगे, सिरपुर के पांडु या सिरपुर के सोमवंश। यही आगे बढ़ेंगे जब बाद में तो बालांगीर और भुवनेश्वर क्षेत्र में जब ये शासन करेंगे तब कहलाएंगे उड़ीसा के सोमवंश। यही कुछ समय के बाद आएंगे कहाँ, सिहावा, और सिहावा से अपनी राजधानी कहाँ बनाएंगे, कांकेर, तो क्या कहलाएंगे, कांकेर के सोमवंश। ठीक है, इसके बाद हमने क्या देखा, ये जो दुर्ग और बालाघाट वाला क्षेत्र है, यहाँ पे सैल वंश का शासन, पाली में बाण वंश का शासन, ठीक है, कवर्धा में फड़ी नागवंश का शासन और बारसूर में छिंदक नागवंश का शासन। तो इतनी चीजों को हमको पढ़ना है।